नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 19वीं सदी में। एक ऐसा दौर जब बड़े बड़े विचारक एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जूझ रहे थे। आखिर हम अपने अतीत को, अपनी हिस्ट्री को समझें तो समझे कैसे। और ये सवाल देखिए सिर्फ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि भाई कहानियों और घटनाओं को आखिर एनालाइज कैसे किया जाता है। तो यही वो बड़ा सवाल था जिसने 19वीं सदी के विचारकों को, आप कह सकते हैं, बेचैन कर दिया था। क्या इतिहास के पीछे कोई छिपा हुआ लॉजिक है? क्या ये बस यूं ही होता चला जाता है? वो इसे समझने के लिए एक पद्धति या एक मेथड की तलाश में थे, और उनकी यही खोज हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी ये जो खोज है, इसकी शुरुआत होती है जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल से। उन्होंने इतिहास के लिए एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी खोजने की, आप कह सकते हैं, पहली बड़ी कोशिश की। आइए देखते हैं कि इतिहास का ये इंजन आखिर काम कैसे करता है। हीगल का जो मूल विचार था वो अपने आप में क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि इतिहास बस घटनाओं का एक रैंडम सिलसिला नहीं है। नहीं, इसका एक मकसद है और इसे एक खास तरह का लॉजिकल इंजन आगे बढ़ाता है। उनके लिए इतिहास कोई मरी हुई चीज़ नहीं, बल्कि एक जिंदा, लगातार विकसित हो रही प्रक्रिया थी। तो सवाल ये है कि हीगल का ये इंजन काम कैसे करता है। अच्छा, इसको ना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बहस की तरह सोचिए। मान लीजिए एक समाज में पूर्ण राजशाही है, जिसे हम कहेंगे वाद या थीसिस। अब इसके खिलाफ एक नया विचार उठता है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का विचार। ये हो गया प्रतिवाद या एंटीथीसिस। जब ये दोनों विचार टकराते हैं तो इनके टकराव से एक नया और बेहतर सिस्टम जन्म लेता है, जैसे कि संवैधानिक राजतंत्र। ये हो गया समन्वय या सिंथेसिस। और फिर मजे की बात यह है कि ये जो समन्वय है ना, ये खुद एक नया वाद बन जाता है। और ये प्रक्रिया, ये साइकिल मानव चेतना को लगातार आगे और आगे बढ़ाती रहती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहां समझनी है वो ये है कि हीगल के हिसाब से एक इतिहासकार का काम सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, उसका असली काम है घटनाओं के पीछे छिपे उस आंतरिक तर्क को, उन प्रेरक शक्तियों को उजागर करना। चलिए अब हम फिलॉसफी से थोड़ा विज्ञान की ओर मुड़ते हैं। देखिए, 19वीं सदी में ना दुनिया को समझने के लिए साइंस एक बहुत ही पावरफुल मॉडल बनकर उभरा, और जाहिर है इसका असर इतिहास के अध्ययन पर भी पड़ा। विधेयवाद, या जिसे पॉजिटिविज्म कहते हैं, उसका एक सीधा साधा विचार था, अगर आप किसी चीज को वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं कर सकते तो वो असली ज्ञान नहीं है। ये उस दौर का जो रोमांटिक आंदोलन था ना, जो बहुत ज्यादा भावुकता और कल्पना पर जोर देता था, उसके खिलाफ एक सीधी प्रतिक्रिया थी। मतलब इमोशंस नहीं, सिर्फ ठोस फैक्ट्स। तो इस साइंटिफिक मोड से हिस्ट्री को देखने के दो मेन तरीके निकले। एक तरफ चार्ल्स डार्विन का विकासवादी नजरिया था। उन्होंने इतिहास को एक जिंदा जीव की तरह देखा जो धीरे धीरे विकसित होता है। मतलब इतिहासकार का काम है उस विकास के अलग अलग चरणों को खोजना। वहीं दूसरी तरफ हिप्पोलिट टेन की विधेयवादी पद्धति थी, जिसने इतिहास को एक लैब एक्सपेरिमेंट की तरह माना। उनके हिसाब से इतिहासकार का काम उन फिक्स कारणों को पहचानना है जो एक फिक्स परिणाम देते हैं। तो जहां कुछ लोग इतिहास को विज्ञान की नज़र से देख रहे थे, वहीं स्कॉटलैंड के थॉमस कार्लाइल जैसे विचारक भी थे, जिनका मानना था कि भाई इतिहास का एक ज्यादा प्रैक्टिकल मकसद है, हमें सबक सिखाना। कार्लाइल की ये परिभाषा इतिहास के नैतिक और एजुकेशनल मकसद पर जोर देती है। मतलब उनके लिए अतीत की कहानियां असल में भविष्य के लिए सबक हैं, लेसन्स हैं। चलिए अब उस व्यक्ति पर फोकस करते हैं जिन्हें अक्सर आधुनिक इतिहास का जनक भी कहा जाता है, हिप्पोलिट टेन। उन्होंने इतिहास और संस्कृति का विश्लेषण करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बनाया। फ्रांस के टेन ने पॉजिटिविज्म के जो सिद्धांत थे, उन्हें सीधे सीधे इतिहास और साहित्य के अध्ययन पर लागू कर दिया। उनका पक्का मानना था कि इतिहास को भी विज्ञान की तरह ही उतनी ही सटीकता से समझा जा सकता है। तो टेन ने अपना एक बहुत ही फेमस 3 हिस्सों वाला फॉर्मूला दिया। इसको ना एक रेसिपी की तरह समझिए। सबसे पहली सामग्री है जाति। अब यहां इसका मतलब किसी राष्ट्र के स्वाभाविक विरासत में मिले गुण हैं। दूसरी है वातावरण, यानी वहां का भूगोल, वहां का समाज, वहां की परिस्थितियां। इसे समझ लीजिए जैसे ओवन का टेम्परेचर। और तीसरी सामग्री है क्षण, यानी वो खास ऐतिहासिक समय, जिसे हम कहते हैं ना पकाने का सही समय। टेन के अनुसार जब ये तीनों चीजें सही मात्रा में मिलती हैं, तभी इतिहास का कोई भी पकवान तैयार होता है। ये परिभाषा टेन के वैज्ञानिक और कह सकते हैं नियतात्मक दृष्टिकोण को बिल्कुल साफ कर देती है।
नियतात्मक क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से अगर आप इन 3 फैक्टर्स को जान लेते हैं तो आप किसी भी ऐतिहासिक घटना या सांस्कृतिक उत्पाद के नतीजे की भविष्यवाणी कर सकते हैं, बिल्कुल किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो बड़े-बड़े ऐतिहासिक सिद्धांत थे, इन्हें लिटरेचर की हिस्ट्री जैसे खास फील्ड में कैसे लागू किया गया और कैसे इससे एक बिल्कुल नई बहस छिड़ गई। तेन ने अपने 3 भाग वाले फॉर्मूले को सीधे सीधे लिटरेचर पर लागू कर दिया। उनका तर्क था कि कोई भी कला अपनी परिस्थितियों का ही एक प्रोडक्ट है। मतलब शेक्सपियर इसलिए शेक्सपियर थे क्योंकि वो एक खास जाति यानी अंग्रेज थे, एक खास वातावरण यानी पुनर्जागरण के इंग्लैंड में थे और एक खास क्षण में पैदा हुए थे। सब कुछ पहले से तय था। बस यहीं से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठा। तेन की इस पद्धति के जवाब में लोगों ने पूछा, अच्छा, अगर सब कुछ परिस्थितियों से ही तय होता है तो फिर लेखक की अपनी प्रतिभा का, उसकी व्यक्तिगत क्रिएटिविटी का क्या? उसका कोई मोल नहीं? और इसी सवाल के जवाब में हडसन जैसे विद्वान सामने आए। उन्होंने कहा कि तेन का फॉर्मूला अधूरा है। उन्होंने व्यक्ति को, क्रिएटर को फिर से कहानी के केंद्र में रखा और कहा कि हम लेखक की अपनी प्रतिभा और उसकी जो यूनिकनेस है उसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। इस पूरी बहस का सबसे अच्छा सार मुझे लगता है गेराल्ड पी सिमनसन के इस सवाल में मिलता है। उन्होंने तेन और हडसन दोनों के विचारों को मिला दिया। उन्होंने कहा कि सही तरीका ये पूछना है कि एक लेखक ने अपने समय और माहौल से क्या लिया और बदले में अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा से उसने दुनिया को क्या नया दिया। यही संतुलन, यही बैलेंस असल कुंजी है। चलिए, तो अब इन सभी प्रमुख विचारकों के विचारों को एक बार संक्षेप में देख लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके 19वीं सदी के ये विचार आज भी हमारे इतिहास और साहित्य के अध्ययन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ये तालिका देखिए, ये हमारी पूरी यात्रा का एक सार है। हम हेगेल के दार्शनिक विचार से शुरू हुए कि इतिहास का एक लॉजिक होता है। फिर हम डार्विन और तेन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आए, जिन्होंने इतिहास को विकास या एक फॉर्मूला के रूप में देखा। कार्लाइल ने इसे एक टीचर की तरह देखा। और आखिर में हडसन और सिमनसन ने हमें संदर्भ और व्यक्ति के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन तक पहुंचाया। और ये बातें आज भी मायने रखती हैं। आज भी जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करते हैं तो हम यही सवाल पूछते हैं, ये चीज़ अपने समय का कितना प्रोडक्ट थी और इसे बनाने वाले व्यक्ति का इसमें कितना अनोखा योगदान था। ये बहस सीधी 19वीं सदी के इन्हीं विचारकों से जुड़ी हुई है। और हम आपको इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब हम अतीत को देखते हैं तो हमारा रोल क्या होना चाहिए, एक साइंटिस्ट का जो नियमों की तलाश में है या एक कहानीकार का जो महान लोगों की जीवनी सुना रहा है। ये सवाल इस पूरे विश्लेषण के केंद्रीय तनाव को दिखाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में अतीत को समझते कैसे हैं और उसकी व्याख्या कैसे करते हैं।